नमस्कार साथियों, आप सभी का किराडो क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं किशन चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी की एक क्लास। हम कुछ वैकल्पिक क्वेश्चनों पर बात करेंगे जिनमें देखो लगभग व्याकरण के 5 से 7 टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। अब बात स्वर की है तो देखो मैं वर्णमाला से संबंधित आप लोगों को कुछ बताता हूँ। अगर हम बात करें कि हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो देखो अगर बात वर्ण की आए तो वर्ण में एक तो स्वर भी आते हैं और वर्ण में व्यंजन भी आते हैं। तो स्वर और व्यंजनों के समूह को वर्ण कहते हैं। अब देखो स्वरों की संख्या तो होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। तो अगर आप लोगों से कभी साधारण वर्ण पूछ ले, ये ध्यान रखना वो पूछ क्या रहा है। अब यहाँ वर्ण नहीं पूछ रहा है। अगर वर्ण पूछता तो साधारण वर्ण हो जाते 11 और 33 44 वर्ण। अगर हिंदी वर्णमाला में आप लोगों से साधारण वर्ण पूछे तो वो तो हो जाएंगे 44, क्योंकि 11 तो स्वर और 33 व्यंजन। हमसे पूछ रहा है वो कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखो स्वर कितने हैं 11 और व्यंजन 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो स्वरों की संख्या होगी 11। अब देखो ये जो 11 स्वर है, देखो हम बात कर रहे हैं स्वरों की और स्वर होते हैं 11। इन 11 स्वरों को भी दो भागों में बांट सकते हैं हम। देखो एक तो हर्ष स्वर, हम इसे ही बोलते हैं एकमात्रिक, और इन्हीं को बोला जाता है मूल स्वर। इनकी संख्या होती है 4। ये जो 11 वर्ण है, 11 स्वर है, इनमें से हर्ष स्वर एकमात्रिक या मूल स्वर होते हैं 4। अब देखो 4 कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर है, ए, ई, उ और री, यह है मूल स्वर। और जो इसका दूसरा वर्गीकरण होगा वो होगा दीर्घ बोल सकते हैं हम, इन्हें हम संधि स्वर बोल सकते हैं, इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर बोल सकते हैं। देखो इन्हीं स्वरों से बनते हैं ये बाकी के साथ, इसीलिए इन्हें बोला जाता है संधि स्वर। तो बाकी के जो 7 बच गए, जो देखो आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये जो 7 है, इन 7 स्वरों को बोलेंगे हम द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर या दीर्घ स्वर। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या बताओ, तो आप लोग आंसर दोगे 4। अगर आप लोगों से संधि स्वर पूछा जाता है या दीर्घ स्वर पूछा जाता है तो देखो ये होते हैं 7। और ये जो 7 है इन्हीं चारों से मिलकर बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आ की, तो देखो ये जो आ बनेगा ये ए प्लस ऐसे बनेगा। जैसे बात करें हम ई की, तो देखो ई और ई से मिलकर बनेगा। अगर हम बात करें जैसे मान लो ए की, तो ए और ई, इसके योग से देखो इसके योग से ए का निर्माण होगा। जैसे हम बात करें आई की, तो ए और ए की मात्रा से आई। तो कहीं ना कहीं ये जो संधि स्वर है इनका निर्माण इन मूल स्वरों से होता है। तो हिंदी वर्णमाला में अगर आप लोगों से स्वरों की संख्या पूछे तो आप लोग 11 बताओगे। अगर मूल स्वर पूछे तो ये 4 है। इन मूल स्वरों को ही हम एकमात्रिक और ह्रस्व स्वर कहते हैं। बाकी के बच गए 7 में से देखो 4 कम कर लो, सॉरी 11 में से 4 कम करो, जो 7 बचे ये 7 है दीर्घ स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर। इन 7 स्वरों का निर्माण इन 4 मूल स्वरों से ही होता है। देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं। इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, बताओ। साथ के साथ बताओ विषय आप। देखो हमारा पहला शब्द है आध्यात्मिक। देखो आध्यात्मिक में अगर हम आध्यात्मिक के टुकड़े करें तो अधि,
प्लस आत्म प्लस इक। आध्यात्मिक के टुकड़े होंगे अधि प्लस आत्म प्लस इक। तो अब देखो, अधि तो क्या है? उपसर्ग। अधि हमारे पास क्या है? तो आप सब बताएंगे कि अधि उपसर्ग है। अच्छा, इक क्या है? इक हो गया प्रत्यय। देखो, अधि उपसर्ग और इक प्रत्यय। आत्म हो गया हमारे पास मूल शब्द। तो बताओ, सवाल था हमारा किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग है। उपसर्ग वो होता है जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करे, और प्रत्यय होता है किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव करे या परिवर्तन करे। तो देखो, आत्म मूल शब्द था, अधि आगे जुड़ रहा है उपसर्ग हो गया, और इक बाद में जुड़ रहा है तो प्रत्यय हो गया। अब देखो, अधि और आत्म को जोड़ो पहले। अधि प्लस आत्म। अब देखो, क्वेश्चन एक ही था कि कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय होंगे, पर यहां देखो संधि भी हो रही है। अगर हम इस अधि में से, इस दी में से ई की मात्रा बाहर निकाल लें तो द हो जाएगा आधा, और ई का ये बन जाता है यण संधि में, तो ये आधा होगा। आ की मात्रा जोड़ोगे तो या और ये तम। तो बोलो, अधि प्लस आत्म से क्या बना? अध्यात्म। और ये यण संधि का उदाहरण हो गया। अब इसमें आप लोग जैसे ही इक प्रत्यय जोड़ोगे तो देखो, इक हमेशा आदिवर्दी करता है, मतलब ये जो ए इसका तो आ कर देगा, तो ए का तो हो गया आ, द या त। और देखो, इस मैं में ई की, क्योंकि मैं को आधा कर देता है, तो मैं में ई की मात्रा जोड़ो तो यह देखो मी और योग, तो शब्द बन जाएगा हमारे पास आध्यात्मिक। तो ये जो आध्यात्मिक शब्द था, इसमें अधि उपसर्ग है, आत्म मूल शब्द है, और इक प्रत्यय है। तो हमारा आंसर यही हो गया, अध्यात्म। देखो आगे, उच्च शिखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय? देखो, हमारे पास शब्द है उच्च शिखर, और ये पूछ रहा है कि उच्च शिखर में कौन सा समास होगा। देखो, बहुव्रीहि तो अगर किसी भी शब्द का अन्य अर्थ ले या कोई तीसरा अर्थ निकले तब होता है, और बहुव्रीहि के दोनों पद प्रधान होते, सॉरी अन्य पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें दिगु की, तो देखो दिगु में जो दो शब्द होते हैं, पहला शब्द तो होता है संख्यावाची, और दूसरा शब्द होता है संज्ञा। तो यहां देखो, कोई संख्यावाची शब्द नहीं है, उच्च कोई संख्या नहीं है, तो दिगु भी नहीं होगा। अब अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तो जहां कारक चिन्हों का या कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। और कर्मधारय समास में देखो, उपमेय उपमान का भाव होता है। जो कर्मधारय समास होता है उसमें उपमेय और उपमान का भाव होता है। अब देखो, उच्च शिखर, बताओ उपमेय उपमान का भाव हो रहा है क्या? शिखर की विशेषता बता रहा है पहला शब्द कि शिखर कैसा है, उच्च है। तो देखो, शब्द है यहाँ उच्च शिखर, ये जो पीछे वाला जो शब्द है उत्तर पद है जो, इसकी विशेषता पहला शब्द बता रहा है कि शिखर की विशेषता कैसी है, शिखर उच्च है। तो अगर पिछले वाले शब्द की विशेषता पहला शब्द बता रहा है तो यहाँ समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो उच्च शिखर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। देखो आगे, लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। देखो, सभी देवताओं के जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अब अगर आप लोगों को गणेश जी के पर्यायवाची शब्द याद है तो उनका एक पर्यायवाची शब्द लंबोदर भी होता है। लंबोदर का तीसरा अर्थ गणेश जी होता है या भगवान श्री गणेश होते हैं, तो इसलिए यह समास कौन सा होगा बताओ? बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास में देखो, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में। बहुव्रीहि, इसमें लंबोदर में बहुव्रीहि हो ही गया। देखो, द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है, और जो दूसरा शब्द है वो कोई संज्ञा होती है। कर्मधारय समास में हम बात कर चुके कि उपमेय उपमान का भाव होता है। देखो अगला क्वेश्चन, आप सभी लोग भी साथ साथ आंसर दो। दशानन में कौन सा समास होगा? देखो,
अगर हम बात करें दशानन की, तो 10 प्लस आनन मतलब 10 मुख वाला। अब देखो यहाँ संज्ञा और संख्यावाची और संज्ञा शब्द तो है, परंतु ये ध्यान रखना ये द्विगु समास नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि देखो तीसरा अर्थ निकल रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसके 10 मुख है या 10 सिरों वाला, तो ये पूरा शब्द रावण के लिए प्रयुक्त होता है। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसीलिए इसमें बताओ समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। देखो एक बात लिख लो आप लोग, जितने भी पौराणिक पात्र है ना, हमारे जितने भी पौराणिक पात्र है वो सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण माने जाते हैं। जितने भी पौराणिक पात्र है वो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण माने जाते हैं। अब देखो पौराणिक में अगर मैं आप लोगों से प्रत्यय पूछूं तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक प्रत्यय। चलो इक प्रत्यय के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करता हूं। देखो इक प्रत्यय का कैसे प्रयोग होता है। इक का जहां भी इक प्रत्यय होगा, जिस शब्द के पीछे इक प्रत्यय लागेगा उसके प्रथम वर्ण में तो आदि वृद्धि कर देगा, और एक जो अंतिम वर्ण होगा उसका अंतिम जो अक्षर होगा उसे हलंत कर देगा, मतलब आधा कर देगा। देखो दो चार उदाहरण बताता हूं मैं आप लोगों को, और यही सेम ये प्रत्यय में भी होता है। इक और ये प्रत्यय में सेम सिचुएशन चलती है। जैसे मैं शब्द लिख दूं आप लोगों के सामने, समाज प्लस इक। देखो भूगोल प्लस इक। अगर आप लोग और लिखो तो देखो विज्ञान प्लस इक। इक और ये प्रत्यय जहां भी होगा, देखो ए का तो आ बना देगा, ई और ई का आई बना देगा, उ और ऊ का औ बना देगा। देखो समाज प्लस इक, तो देखो पहले वर्ण में आदि वृद्धि करेगा, स में एक की मात्रा है और इसको चेंज कर देगा आ में, तो स का तो बन जाएगा शाह। अब देखो माँ की जगह माँ। अच्छा, जो अंतिम वर्ण होगा उसे आधा कर देगा। अब जय को आधा तो कर दिया, और इसमें जैसे आप लोग ई की मात्रा जोड़ोगे तो ये हो जाएगा जी और एक क। तो देखो समाज प्लस इक से बनेगा हमारा शब्द सामाजिक। इसी प्रकार अब आप लोग बताओ भूगोल प्लस इक से क्या बनेगा? देखो भूगोल प्लस इक, यहाँ उ की मात्रा है और उ की मात्रा की आदि वृद्धि करेगा ये औ में, तो ये उ तो औ में चेंज हो जाएगा, तो हमारा शब्द पहला तो बनेगा बो। देखो गो की जगह गो, लय में जैसे आप लोग ई जोड़ोगे तो ली, और लास्ट में है क, तो भूगोल में इक प्रत्यय जोड़ते क्या बन जाएगा हमारा शब्द? भौगोलिक। इसी प्रकार देखो विज्ञान में आप लोग इक जोड़ोगे तो हमारा शब्द बनेगा वैज्ञानिक। विज्ञान में आप लोग जैसे ही इक प्रत्यय जोड़ोगे और शब्द बन जाएगा वैज्ञानिक। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब पीवाईक्यू है, पिछली किसी ने किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है ये सब। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा समास द्वंद्व समास का उदाहरण है? देखो अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, तो एक तो ध्यान रखना इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, एक तो ये बात ध्यान रखना। एक जैसे द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। तो देखो जो हमारा वैकल्पिक द्वंद्व होता है, इस वैकल्पिक द्वंद्व में जो वैकल्पिक द्वंद्व होता है उसमें सभी जितने भी विलोम शब्द है वो सब शामिल होते हैं। जितने भी आप लोगों के सामने अगर कभी भी विलोम शब्द आ जाए तो वो सब वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण होते हैं। अब इसमें देखो द्वंद्व समास में यश अपयश, बताओ एक दूसरे के विलोम शब्द है क्या? और विलोम शब्द होंगे हमारे पास वैकल्पिक द्वंद्व के, तो द्वंद्व समास का उदाहरण यही हो गया। देखो त्रिलोचन, त्रि यानी तीन और लोचन यानी आंखें, तीन आंखों वाला। देखो एक तो शिव जी के लिए और एक गणेश जी के लिए प्रयोग में होता है, तो यहां हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गली गली, देखो यहाँ गली और गली है। अगर एक ही शब्द की आवर्ती होती है तो वह अव्ययभाव समास होता है। देखो अव्ययभाव के ऐसे ही उदाहरण और ले सकते हो आप, जैसे धड़ाधड़, फटाफट, दिनों दिन,
एक ही शब्द की जहां आवर्ती होती है वहां हमेशा अव्ययभाव समास होता है। तो गली गली में भी कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। तो इसमें समास होगा अव्ययभाव। और हवन सामग्री, देखो हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। और आप लोगों को पता है के लिए संप्रदान कारक में आता है, तो इसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। उम्मीद करता हूं आप सभी के सही से समझ में आ रहा होगा। देखो द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, और जो वैकल्पिक द्वंद्व होता है उसमें विलोम शब्द आते हैं। जैसे देखो इसके और उदाहरण बताऊं मैं, जैसे लाभ हानि। अब किसी वस्तु को बेचने पर या तो लाभ हो सकता है या हानि, तो यहाँ अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ऐसे होगा लाभ या हानि। क्योंकि किसी एक वस्तु को बेचने पर आप लोगों को दोनों सिचुएशन एक साथ नहीं हो सकती। जैसे अगर इस पेन को बेचने के लिए बोलूं तो या तो आप लोगों को लाभ ही होगा और या फिर आप लोगों को हानि होगी। अगर मैं आप लोगों से इस पेन को बेचने को बोलूं तो या तो लाभ कमा सकते हो या हानि। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। देखो अगला क्वेश्चन, चतुर्मास में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? तो देखो बहुव्रीहि समास में तो तीसरा अर्थ होना चाहिए, द्वंद्व समास में ज्यादातर शब्द विलोम शब्द होने चाहिए, तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। तो अगर कभी भी समूह का बोध करवाए, कोई भी शब्द अगर समूह का बोध करवाए तो हमेशा उसमें द्विगु समास होता है। अगर उसका तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है तो, जैसे मान लो मैं बात करूं, अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में बात की थी दशानन, समूह का तो बोध करवा रहे दशानन, मगर देखो इसमें 10 आनंद संख्या तो है, परंतु ये तीसरा अर्थ दे रहा है रावण के लिए, इसीलिए इसमें तो बहुव्रीहि समास होगा। देखो चतुर्मास, 4 महीनों का समूह, 4 महीनों का या 4 मास का समूह। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास द्विगु समास। इसी प्रकार देखो जैसे चवन्नी, 4 आनों का समूह, सप्ताह है, देखो सप्ताह में 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। तो इसमें भी होगा हमारे पास द्विगु समास। देखो अगला क्वेश्चन, निडर शब्द में कौन सा समास है? अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के पास अव्ययभाव समास की। अव्ययभाव समास, देखो पहला पद अव्यय होना चाहिए, मतलब जैसे उपसर्ग वगैरह होने चाहिए। तो अगर हम बात करें निडर शब्द की, तो देखो नी प्लस डर, नी यानी बिना और डर यानी डर, बिना डरे, निडर का मतलब क्या हो गया? बिना डरे। तो पहला शब्द अगर उपसर्ग है तो बताओ समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास। एक इसमें यदि शब्दों की आवर्ती होती है, जैसे दिनों दिन, रातों रात, और देखो शब्दों की आवर्ती हाथों हाथ, इन सब में होगा अव्ययभाव समास। परंतु ये हमेशा सत्य नहीं है कि जैसे मान लो उपसर्ग देखते ही आप लोग अव्ययभाव समास कर दो। देखो इसका एक और उदाहरण बताता हूं मैं, जैसे मान लो अगर कुपुत्र है, देखो कु यानी बुरा होता है, परंतु इसमें अव्ययभाव समास नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि देखो पुत्र की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ तो उपमान उपमेय का भाव हो रहा है, और उपमान उपमेय में आप लोगों को पता है क्रमधारय समास होता है। तो कुपुत्र में कौन सा समास होगा? क्रमधारय समास। अच्छा इसके देखो और उदाहरण देख लो, जैसे मान लो बेश्रम, बिनाश्रम वाला, अनाथ, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे अव्ययभाव समास के। तो इसमें कौन सा समास है निडर में? अव्ययभाव समास। देखो आगे, निम्नलिखित में से वर्धी संधि का उदाहरण। देखो अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि के 5 भेद है। देखो नॉर्मल सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो दीर्घ संधि, केवल मैं पहचान बता रहा हूं नॉर्मल सी ना। दीर्घ के बाद में जैसे गुण, और गुण के बाद में वृद्धि। देखो अगर जहां से आप लोग शब्द का टुकड़ा कर रहे हो
संधि विच्छेद कर रहे हो वहां आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा, जहां भी देखे वहां दीर्घ संधि होगी। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, ये जहां भी मिलेंगे आप लोगों को गुण संधि करना है। वर्दी संधि में देखो आई की मात्रा और औ की मात्रा, ये दोनों जहां भी मिलेंगे वहां वृद्धि संधि। अब देखो सर्वेक्षण, सदैव, अभिप्सा, महोदय। अब आप लोग बताओ, इनके अकॉर्डिंग ही बता दो। आप तो देखो आराम आराम से आप बता सकते हो। अगर सिंगल मात्रा है तो बताओ गुण संधि, तो इसमें तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। सदैव देखो डबल मात्रा है ना, आई की मात्रा है तो वर्दी संधि। अभिप्सा देखो बड़ी ई की मात्रा है तो दीर्घ संधि। और महोदय देखो सिंगल मात्रा है ओ की तो गुण संधि। अब इनके संधि विच्छेद भी देख लो। देखो सर्वेक्षण का संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस इक्षण। ये जो ए की मात्रा और ई की मात्रा है ये दोनों मिलकर बन जाते हैं ए की मात्रा, तो सर्व प्लस इक्षण बराबर सर्वेक्षण। देखो सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, तो आ की मात्रा और ए की मात्रा दोनों मिलकर बन जाएंगे आई की मात्रा। यहां देखो अभिप्सा, अभी प्लस इप्सा, तो देखो ई की मात्रा और ई की मात्रा मिलकर बन जाएगी बड़ी ई की मात्रा, तो अभिप्सा। महोदय महा प्लस उदय, यहां गुण संधि हो जाएगी। देखो आगे, किस शब्द का संधि सही है? चार विकल्प है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस शब्द का संधि सही है? ये संधि विच्छेद है और ये संधि शब्द है, किसका सही है? तो देखो स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित। देखो अगर हम स्त्री में से ई की मात्रा निकाल देंगे तो ये त्रय हो जाएगा आधा, ई का ये बन जाता है और ये में ऊ की मात्रा जोड़ोगे तो यू चित। देखो ये शब्द है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत होगा। इसका देखो शुद्ध रूप ये होगा स्त्रुचित। अच्छा किस संधि का उदाहरण है? तो यण संधि। देखो आगे, नदी प्लस अर्पण। देखो नदी प्लस अर्पण का संधि विच्छेद होगा नदी प्लस अर्पण, तो न का तो न, द में से आप ई की मात्रा बाहर निकाल लोगे तो द हो जाएगा आधा, ई का बनेगा ये और ये में ए की मात्रा जोड़ोगे तो ये हो जाएगा पूरा और ये प्रण, तो शब्द बनेगा नद्यर्पण। यहां देखो आ की मात्रा है जबकि आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो इसका जो शुद्ध संधि संधि शब्द होगा वो ये होगा। इसमें भी संधि होगी यण संधि। देखो आगे, एक प्लस एक, देखो यहाँ ए की मात्रा और यहाँ ए की मात्रा दोनों मिलकर आई की मात्रा बननी चाहिए, तो ये शब्द शुद्ध होगा एक एक। तो अब हमारे पास एक ही उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सही संधि विच्छेद। देखो पितृ प्लस अनुमति, तो देखो पी, अच्छा अब त्रि में से री की मात्रा को बाहर निकाल दोगे तो तय हो जाएगा आधा, और रे में ए की मात्रा जोड़ोगे तो रे पूरा हो जाएगा। और देखो नोमति ऐसे लिख लो एक बार। अब आप लोगों को पता है तय और रे जुड़कर पूरा त्रय बनता है, तो पी त्रय नोमति। देखो यही शब्द है क्या? पितृनुमति, तो ये शब्द शुद्ध है। तो स्त्री प्लस उचित का संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद होगा स्त्रियोचित, और नदी प्लस अर्पण का सही संधि विच्छेद होगा नद्यर्पण, और यहाँ एक प्लस एक का सही संधि विच्छेद होगा एक एक। इसी प्रकार पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद होगा पितृनुमति। देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? देखो अगर हम बात करें संज्ञा की तो सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सीधी अगर परिभाषा याद करना चाहो तो सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे जो रटी रटाई परिभाषा है वो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि का नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। देखो अब संज्ञा में देखो एक तो व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक और एक भाववाचक।
अब मैं आप लोगों को या वो नरेट आऊंगा कि जैसे मान लो पहाड़ों के नाम इसमें आएंगे, देशों के नाम, जैसे आप लोग पढ़ते आए हो कि देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। आप लोग कितने नदियों के नाम याद कर सकते हो, कितने देशों के नाम याद कर सकते हो? एक ही तरीका ध्यान रखना, जिन शब्द का बहुवचन, देखो, जिन शब्द का बहुवचन बन जाए वो तो हमेशा जातिवाचक, और जिन शब्द का बहुवचन नहीं बने वो व्यक्तिवाचक। अब देखो मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे मान लो गंगा, अब नदी का नाम है और किताबों में यही मिलता है कि नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, शहरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से, आप गंगा का बहुवचन बना सकते हो क्या? बहुवचन प्रयोग कर सकते हो गंगा का? गंगो थोड़ी करो दोगे। तो अगर इसका बहुवचन नहीं बन रहा तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। देखो जैसे देश का नाम अगर हम बात करें भारत, बताओ इसका आप लोग बहुवचन बना सकते हो क्या? भारत का बाहर तो थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो बताओ ये शब्द कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो अब मैं लिख दूं नदी, अब नदी से तो आप लोग बहुवचन बना सकते हो, नदी की नदियां कर सकते हो। तो बताओ नदी शब्द किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। जैसे मैं कह दूं लड़का, अब देखो लड़का, आप लोग लड़का का बहुवचन बना सकते हो लड़के, तो बताओ शब्द कौन सा होगा? जातिवाचक। परंतु अगर मैं जैसे राम लिख दूं, या मैं लिख दूं जैसे मनीष, अब एक बात बताओ, आप इनका बहुवचन मनीष का मनीषो बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बहुवाचक संज्ञा में जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे जवानी, बुढ़ापा, ये सब हो जाएंगे। मित्रता, बचपना, ये सब बहुवाचक संज्ञा में हो जाएंगे। तो बताओ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हिमालय। अब एक बात बताओ, आप हिमालय से हिमालय नहीं बना सकते, मगर यहाँ पर्वत आ जाता तो देखो आप लोग पर्वत से पर्वतों बना सकते हो। तो हिमालय में तो कौन सा होगा बताओ? व्यक्तिवाचक। अच्छा पवित्रता, भाववाचक। गंगा, देखो अब गंगा से आप लोग गंगो नहीं बना सकते, तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। और नदी से आप लोग नदियां बना सकते हो, तो बताओ शब्द कौन सा होगा? जातिवाचक, नदी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि व्यक्तिवाचक कहाँ करना है, जातिवाचक कहाँ करना है और बहुवाचक कहाँ करना है। तो आज से ये रटना बंद कर देना कि देशों के नाम, जैसे आप लोग रटते हो वारों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो मैं लिखता हूँ, सोमवार लिखता हूँ मैं। एक बात बताओ आप लोग, आप रट रखे हो कि वारों का नाम जहां भी देखूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा करूंगा। मैं बता रहा हूँ कि इसका बहुवचन बनाओ आप, सोमवार का सोमवारों नहीं कर सकते, तो बताओ कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कहाँ जरूरत है इन चीजों को रटने की, एक बार समझो ढंग से। देखो अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के आधार पर बदलता है, जो बदलता है वो विकारी, जिसमें विकार उत्पन्न होता है वो विकारी शब्द होते हैं, और जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। तो देख लो अब यहां से, जिनमें विकार उत्पन्न होते हैं, जो बदल सकते हैं, वो विकारी होते हैं। तो बताओ कौन से शब्द होंगे? देखो विकारी शब्द। अब देखो ये लिंग वचन और कारक के साथ कैसे बदलते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो अब संज्ञा विकारी शब्द है, अभी हम पिछली क्लास में बात कर, सॉरी पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे संज्ञा की। तो संज्ञा क्या होगी? विकारी शब्द। अब देखो संज्ञा कैसे बदलती है। मैं मान लो एक शब्द लिख रहा हूं लड़का, क्या आप लोग इसे लिंग के आधार पर बदल सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल बदल सकते हैं, लड़का का लड़की बना सकते हैं। तो बताओ विकार उत्पन्न हो रहा है। शब्द हमारे पास लड़का था, मगर हम लिंग वचन कारक तीनों में से किसी का भी प्रयोग करके इस शब्द को हम बदल सकते हैं, विकार उत्पन्न कर सकते हैं, तो विकारी शब्द हो गए। जैसे मान लो लड़का, अब मैं कहूं कि इसको वचन के आधार पर बदलो, तो लड़का एक वचन है। जैसे ही आप लोग लड़के लिखोगे, बताओ शब्द में विकार उत्पन्न हुआ, शब्द बदल रहा है, तो लड़का से लड़के भी बना सकते हो। तो ऐसे शब्द जो बदल सकते हैं वो होते हैं विकारी शब्द। देखो आगे, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना। अब आप लोग बताओ जल्दी से, सेना में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या बहुवाचक? बताओ। देखो अब आप ये देखो, सेना का बहुवचन बना सकते हो क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं, सेना से सेनाएं बना सकते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। विशेषण क्या होता है बताओ? विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द। देखो, तो आज की हमारी ये क्लास थी, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।